इसके बाद बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। और ये आ गया 8वां पॉइंट पाठ्यपुस्तक में, विद्युत क्षेत्र 8वां पॉइंट है ये। विद्युत क्षेत्र यानी अगर समझा जाए कि विद्युत क्षेत्र या कोई भी क्षेत्र की बात करें तो ये होता है बेसिकली प्रभाव के कारण, जिस प्रभाव के कारण बल लगता हो। बेसिकली आवेशों के बीच में एक आवेश का दूसरे आवेश पर जिस प्रभाव के कारण बल लगता है वो होता है विद्युत क्षेत्र। अब परिभाषा की बात जहाँ तक आती है तो ये कहता है एकांक या एकांकी आवेश के ऊपर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर वहाँ पे विद्युत क्षेत्र है तभी किसी आवेश पर बल लगेगा। ठीक, तो बेसिक परिभाषा क्या है, यानी विद्युत क्षेत्र है तो बल ही, लेकिन एकांक या यूनिट आवेश पर लगने वाला है। ठीक, ये बात आ गई इसकी समझ में, यानी सीधे सीधे से हम समझ सकते हैं कि भाई विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब बात आई कि जो विद्युत क्षेत्र है उसको किस प्रकार से हम माने कि उसका जो भौतिक अस्तित्व है वो किस प्रकार हम परिभाषित करेंगे। कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के आधार पर, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनके आधार पर हम परिभाषित करेंगे, और हम ये मानेंगे कि जो अधिक से अधिक चाल है वो प्रकाश की चाल है, और विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश की चाल से चलती हैं, यानी प्रकाश ही होता है विद्युत चुंबकीय तरंगें। बात सीधी सीधी ये है। प्रकाश को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कई तरह की वेव होती हैं, तरंगे होती हैं। उसमें कुछ दिखने वाला प्रकाश है जिसे बोलते हैं विजिबल लाइट, कुछ ऐसा भी है जैसे एक्सरे, गामा रे, कई तरह के नाम आप पढ़ेंगे आगे। एक अध्याय है विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम से एक अध्याय है, अध्याय नंबर 8 जो है वो इसी में, जो पहली किताब है आपकी इसी में है वो। जब मैं पढ़ाऊँगा उसको तो फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण उनके बारे में बताऊंगा आपको। तो कह रहा है अगर कोई आवेश त्वरित गति से चलता हो और दूसरा कोई आवेश उसके संपर्क में आ जाए तो प्रकाश की चाल से एक प्रभाव आगे बढ़ता है, और ये प्रभाव किसी रखे हुए आवेश पर बल लगा देता है। यानी कोई आवेश त्वरित गति से चलता हो तो उससे उत्पन्न होने वाला विद्युत चुंबकीय प्रभाव किसी दूर रखे हुए आवेश पर बल लगा देता है। तो यहाँ पर जो विद्युत चुंबकीय प्रभाव है वो उस आवेश पर बल लगाता है। कहता है इसके अंदर इसमें कुछ समय अंतराल होता है, क्योंकि प्रकाश की चाल से कोई चीज़ चलती है, प्रकाश की चाल से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र आगे बढ़ता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो आवेश से उत्पन्न होती है, वो क्या है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो यहाँ से क्या था, भौतिक अस्तित्व परिभाषित होता है। केवल गणितीय परिभाषा कि भाई बल लगता है एकांक आवेश पर, इससे बात नहीं बनती। ये केवल गणितीय परिभाषा है। एक भौतिक अस्तित्व होना चाहिए, एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो कहता है इसके लिए फिर हमें जो आवेशों पर लगने वाले बल सीधे सीधे हम देखते हैं उससे बाहर जाना पड़ेगा। तो बाहर जाकर हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के आधार पर। ठीक, वो मैंने बताया कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पहुंचता है किसी आवेश पर दूर, किसी त्वरित आवेश के कारण, तो वहाँ बल लगता है। तो यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो वहाँ से विद्युत क्षेत्र की बात सच हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आ गई सिंपल सी। अब बात आता है कि अगर हम सिंपली परिभाषा की बात करें, भाई परिभाषित कैसे होगा विद्युत क्षेत्र, तो परिभाषित करने का तरीका है एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। इसकी जो इकाई है वो बन जाएगी न्यूटन पर कूलाम, यानी एकांक आवेश पर लगने वाला बल। ठीक, अब सारी बातें लिख लिख के मैं बताता हूँ इसके बारे में। विद्युत क्षेत्र
परिभाषा बनाते हैं बल से, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब इसमें कैसे करते हैं देखो, यहाँ एक आवेश रख लेते हैं जिसको मानते हैं कि ये बड़ा आवेश है, इसको मानते हैं Q, ठीक, और कहते हैं ये स्थिर है, स्थिर आवेश है, तो मान लेंगे कि ये स्थिर है। और ये भी मान लेंगे कि ये धनात्मक है, क्योंकि जब हम परिभाषा बनाते हैं तो हम धनात्मक के ऊपर ही बनाते हैं। अब यहाँ से कुछ दूरी पर दूसरा आवेश रख देते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई दूसरा आवेश रखा है इस जगह पे, ये है, ये भी धनात्मक है और ये है Q, छोटा Q, ठीक। तो इस पर लगने वाला बल, अब इधर देखिए, इस पर लगने वाला बल कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। इस पर लगने वाला बल F, इस तरफ को अगर सामान्यतः समझा जाए तो ये प्रतिकर्षण बल होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि दोनों चार्ज एक जैसे हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस F का जो मान होगा वो कैसा होगा, K Q बटे R स्क्वायर, ठीक। और इसमें जो R होगा, इस तरफ को ये बल लगेगा तो R की जो दिशा होगी इस प्रकार होगी, ये R वेक्टर है। तो दिशा अगर लगा दी जाए तो ये हो जाएगी R वेक्टर की दिशा, यानी ये बन गया F वेक्टर में, क्योंकि F सदिश राशि है। अब यहाँ पर जो आवेश है जिस पर बल लग रहा है, ये वाला छोटा आवेश, कहता है इसको 1 बनाओ, इसको बनाओ एकांक, ठीक, यूनिट आवेश। तो इसको यहाँ से लेके यहाँ नीचे ले आते हैं तो ये बन जाता है F अपॉन Q और सामने K Q बाई R स्क्वायर, इस प्रकार से, यानी बल की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा सेम है, ठीक। यानी एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो इस K का मान अगर रख दो तो कितना बनेगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R स्क्वायर और दिशा R। ये जो दिशा वेक्टर है इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर, एकांक वेक्टर, दिशा वेक्टर या दिशा बताने वाला वेक्टर, सिंपल सी बात है। अब ये कहता है कि शुद्धता हो जाए, यानी जिसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र, तो क्या लिखेंगे इसको लिख देंगे E और इस पे लगाएंगे वेक्टर का निशान। ये कहता है कि शुद्धता हो जाए, जांच सही हो जाए, ठीक। तो कह रहा है कि ये जो Q है ये छोटे से छोटा हो, यानी सही तरीके से अगर परिभाषित कर दिया जाए तो F बाई Q ये होगा E, और जो Q है इसकी लिमिट हो जाए 0, ठीक। अब लिमिट 0 करने के पीछे, यानी इसका मान बहुत कम करने के पीछे कारण क्या है, कहता है जी जैसे जैसे Q घटता जाएगा बल भी घटता जाएगा। कितना कम कर दो इस Q को कि बल इतना कम हो जाए कि उसकी गणना ठीक प्रकार से हो, यानी ज़्यादा बल का मान होगा तो उसमें जो त्रुटि है वो ज़्यादा होगी, और बल का मान कम होता जाएगा तो त्रुटि कम होती जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद्युत क्षेत्र की शुद्धता की जांच करने के लिए क्या करते हैं कि स्मॉल Q को, छोटे Q को कम से कम रखते हैं, ठीक। तो कहता है इसका सिग्निफिकेंस है, इसकी इम्पोर्टेंस है, इसका महत्व है कि ये छोटा क्यों है। तो क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की शुद्धता की जांच हो, सही तरीके से निकाला जाए, इसीलिए ये छोटा होता है। इससे क्या होता है कि बल छोटा होता जाता है। तो ये हुआ परिभाषा और सूत्र बल का। अब मान लीजिए कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र गिवन है और हम कोई आवेश गिवन है, तो हम आसानी से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बल निकाल सकते हैं। और ये बात भी तय हुई कि अगर कोई धनात्मक आवेश है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगता है, और अगर कोई ऋणात्मक आवेश है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की उल्टी दिशा में बल लगता है, ठीक। अब इसको छोटे से उदाहरण से मैं समझा देता हूँ आपको कैसे। मान लीजिए यहाँ पर बना के बताता हूँ। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ऐसे इस तरफ को जा रहा है विद्युत क्षेत्र, ठीक।
यहाँ पर मैंने दो आवेश रखे, एक रखा मैंने प्लस क्यू और एक रखा मैंने माइनस क्यू। ठीक, अब देखिए इस वाले आवेश पर जो बल है वो इधर को लगेगा F, और इस पर जो है वो उल्टा लगेगा F। ठीक, लेकिन दोनों बलों का मान क्या होगा, Q इंटू ई, यानी परिमाण Q इंटू ई होगा, लेकिन उनकी दिशा उल्टी होगी। ठीक, यानी आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है, यहाँ से देखेंगे F इक्वस टू क्यू ई, जिसमें आवेश का चिन्ह, आवेश का साइन लगाया जाता है। यानी आवेश धनात्मक है तो F की दिशा में, आवेश ऋणात्मक है तो माइनस क्यू ई, तभी तो बनेगा उल्टी डायरेक्शन में। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है जब आप आंकिक प्रश्न करेंगे, जब आप न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे, तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है और आवेश कैसा है, वो धनात्मक है या ऋणात्मक है, यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बस इतनी सी बात है यहाँ पर। उसके बाद किसी पॉइंट चार्ज का, बिंदु आवेश का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है, देखिए, यानी फार्मूला क्या है, Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर। ये क्या है, बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र। तो ये सूत्र किसके लिए काम करेगा, ये करेगा बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र। ठीक, यानी विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश का कितना होता है, इसका फॉर्मूला भी आ गया। विद्युत क्षेत्र की बेसिक जो परिभाषा है वो ये है, उसकी दिशा के हिसाब से कैसे वो बल लगाता है वो ये है। तो ये हो गई जो मुख्य मुख्य जानकारियां हैं वो हो गई हैं। ठीक है, पैदा कहाँ से हुआ, उत्पन्न कहाँ से हुआ, कूलाम के नियम से बिंदु आवेश बनाया। बिंदु आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है वो कूलाम के नियम से बनाया हमने। ठीक, अब कहता है अगर हम एक से ज़्यादा बिंदु आवेशों का किसी एक खास जगह पे, किसी एक स्थिति पर, किसी एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र देखें तो कैसे निकालेंगे आप उसको। ठीक है, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, है ना। अब आ गया हेडिंग, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। यहाँ देखेंगे आप पेज नंबर 19 पर, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, है ना। अब इसके बारे में बात करते हैं। अब आ गया 181, यानी विद्युत क्षेत्र का पहला बिंदु है ये, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, है ना। अब ये कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक, अब इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कोई बिंदु लेंगे, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमें देखना है तो कोई बिंदु लेंगे। मान लीजिए ये बिंदु है और ये बिंदु है P। ठीक, माना एक बिंदु P जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र बताना है। ठीक, अब कुछ आवेश रखेंगे, Q1, Q2, Q3,
और इसके अलावा Q3, Q4, Q5, Qn तक रख सकते हैं। तो फार्मूला बनाने के लिए क्या है, R1, R2, R3 ऐसे बना सकते हैं। देखो मैं बना भी देता हूँ। ये है R1, ये है R2 और ये है R3, इस प्रकार। ये R1 इसी दिशा में इस तरफ को, ठीक, और ये R2 ये भी P की तरफ को, और ये Q3 जो R3 है ये भी P की तरफ को, ठीक। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं कोई आवेश रख लूँ, बिंदु आवेश धनात्मक Q, तो इस पर लगने वाला जो बल है वो निकालूं पहले, और उस बल को इस Q से भाग कर दूं, डिवाइड कर दूं, तब भी मिल जाएगा। और अगर सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बिंदु आवेश का सूत्र है जो हमने अभी बनाया वो लगा दूं तो भी मिल जाएगा। तो सीधा बिंदु आवेश का सूत्र लगा कर देता हूँ, ठीक। अब Q1 की वजह से इस दिशा में गया E1 ऐसे, और Q2 की वजह से इस दिशा में गया E2 ऐसे, और Q3 की वजह से इस दिशा में गया E3 ऐसे, क्योंकि ये बल है, धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल है। तो ये धनात्मक है, यहाँ धनात्मक माना जाता है, तो ये रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जैसा कि हमने अभी देखा। तो कुल जो विद्युत क्षेत्र है, परिणामी विद्युत क्षेत्र जो है वो है E, और वो रहेगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस जितने भी हैं आवेश सबका जोड़ दिया जाएगा, ठीक। अब फॉर्मूले में लिखना चाहते हैं तो बिंदु आवेश का फॉर्मूला K Q1 R1 स्क्वायर R1 की दिशा, ठीक। ये हो गया R1, Q1 का R1 पर विद्युत क्षेत्र। दूसरे वाला क्या है, दूसरे वाला है K Q2 R2 का स्क्वायर R2 की दिशा। इसी प्रकार E3 E4 सब बनते जाएंगे, ठीक। अब इसमें समेशन लगाते हैं, सिग्मा लगाते हैं। सिग्मा लगा सकते हैं, इसमें जो K है उसको कॉमन लिया जा सकता है। देखो K कांस्टेंट ये जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्या करेंगे, सिग्मा लगाते हैं। देखो सिग्मा कैसे लगाते हैं, देखो ऐसे एक एक नंबर बढ़ता जाता है। तो यहाँ लिखते हैं I = 1 ऐसे, और कहाँ तक, n तक, n नंबर तक बढ़ सकता है, n चार्ज हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ जहाँ 1 1 है यहाँ I लगा देते हैं, तो ये हो गया QI, और ये RI का स्क्वायर और RI की कैप। बस इस I का मतलब है कि 1 1 बढ़ता रहेगा, Q1 R1 Q2 R2 Q3 R3 सिग्मा, ठीक। तो कुल मिलाकर ये जो सूत्र है E का, जितने चाहे आवेश हों उन सब पर ये काम कर देगा, ठीक। अब कहीं निकालना पड़ेगा, न्यूमेरिकल में लगाना पड़ेगा, तब लगाएंगे इसको, ठीक है। तब देखेंगे कि भाई वेक्टर है, सदिश राशि है, किस प्रकार काम करती है। जैसे हमने बल निकाले थे 2 आवेशों पर, 3 आवेशों पर जो हमने बल निकाले थे इससे पहले, बिल्कुल वैसा ही मामला है, ठीक। अब हुआ एक उदाहरण, विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय। वो मैंने आपको बताया कि त्वरित गति से Q1 चले, प्रकाश की चाल से विद्युत
चुंबकीय तरंगें फैल जाती हैं। तो ये बातें हुई हैं, ये मैंने बताई आपको। ये है 182 में लिखा है, वो मैंने बता दिया। अब आते हैं सीधे उदाहरण के ऊपर। ये है 8वां उदाहरण, उदाहरण 1.8 ऐसे बोल सकते हैं। बेसिकली पॉइंट नहीं है, ये डेसिमल नहीं है, ये एक नंबर लिखने का तरीका है। 8वां उदाहरण है ना। तो क्या कहता है, कोई इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है तथा जब प्रोटॉन इस क्षेत्र में उतनी दूरी तक गिरता है, दोनों प्रकरणों में गिरने में लगे समय की गणना कीजिए। इस परिस्थिति की गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से तुलना कीजिए। ठीक, यानी क्या है कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया गया विद्युत आवेश में, तो इतने समय में कितने समय में गया वो वही दूरी तय करी इसने। फिर एक प्रोटॉन को छोड़ दिया तो उसने कितने समय में दूरी तय करी। प्रोटॉन का द्रव्यमान कुछ और होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कुछ और होता है। तो लगने वाले बल को द्रव्यमान से भाग करें तो त्वरण आ जाएगा। त्वरण से क्या करेंगे, गति का एक समीकरण होता है S = ut + ½ AT², उसमें लगाएं, फिर तुलना कर लें, फिर टाइम निकाल लें। ठीक, दोनों करके बताता हूँ मैं। ठीक है, चलिए। ये क्या किया इसने कि इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ इस तरीके से बना के दिखाया। 2 बार बनाया गया है इस चीज़ को, ऐसे। एक बार यहाँ पर ऋणात्मक आवेश दिया गया इस प्लेट के ऊपर और इस पे दिया धनात्मक। ठीक, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताई गई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। अभी इसकी बल रेखाएं बनाएंगे। विद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव से बाहर की तरफ होती है, अभी समझेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस तरफ को बनेगी, देखिए ऐसे। ये है विद्युत क्षेत्र E। ठीक, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया गया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से छोड़ दिया गया, -E को यहाँ से छोड़ दिया गया, तो ये नीचे की तरफ गिरेगा। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये है इलेक्ट्रॉन, देखिए ये नीचे की तरफ गिरेगा। और ये जो डिस्टेंस है प्लेटों के बीच का, इसको क्या मान लोगे, इसको मान लोगे S, प्लेटों के बीच की दूरी, यानी कि विस्थापन मान सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मान सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा, ma, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्वरण, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का त्वरण, ये होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश और विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, यहाँ से प्राप्त होगा इलेक्ट्रॉन का त्वरण, वो होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश, विद्युत क्षेत्र अपॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो देखिए ये आ गया इलेक्ट्रॉन का त्वरण। इसी प्रकार अगले वाले केस में प्लेटों के ऊपर आवेश बदल दिया गया ऐसे। तो क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल गई। विद्युत क्षेत्र किधर हो गया, नीचे की तरफ, ऐसे बन गया विद्युत क्षेत्र। ठीक, प्रोटॉन, अब प्रोटॉन किस तरफ भागेगा, प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव, वो चलेगा भागेगा नेगेटिव की तरफ। तो प्रोटॉन को छोड़ दिया गया, ये छोड़ दिया गया प्रोटॉन। इस पे कैसा आवेश है, कहता है इस पे प्लस का आवेश है, इलेक्ट्रॉन के ही बराबर है, आवेश बराबर है, और विद्युत क्षेत्र भी वही है, और जो डिस्टेंस है प्लेटों के बीच का वो भी वही है, ऐसे। तो इसी प्रकार प्रोटॉन का त्वरण निकाला गया। तो प्रोटॉन का त्वरण AP, वही बल है, बल का परिमाण वही है, केवल दिशा बदल गई है। और ये लगाया प्रोटॉन का मास। ठीक, यानी ये बना दिया प्रोटॉन का त्वरण। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ें। अब देखो इलेक्ट्रॉन की गति तो कैसे करते हैं, S ½ AT², इलेक्ट्रॉन का त्वरण, इलेक्ट्रॉन का समय, ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा भी S है, दोनों का विस्थापन समान है, तो ये हो जाएगा प्रोटॉन के लिए।
ये क्या है, टीपी प्रोटॉन का समय, प्रोटॉन ने कितना समय लिया। अब इन दोनों को भाग कर देंगे, ठीक, तो क्या मिलेगा, देखो ये 1 हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, 1/2 कट जाएगा, तो ए ई टी ई का स्क्वायर, ए ई टी का स्क्वायर और ए पी टी पी का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। तो टी ई और टी पी को तुलना करेंगे, टी ई और टी पी को, तो ये बन जाएगी ए पी ए ई का वर्गमूल। कितना आएगा, देखो ए पी ई ई बाई एम पी और ए ई बाई एम ई, ठीक, यानी ये ऊपर और वो नीचे, तो जो नीचे है उसका मास ऊपर पहुंच जाएगा, अपॉन के अपॉन में आ जाएगा, ठीक, ठीक है, और रहेगा किसमें, वर्गमूल के अंदर, ठीक। तो यानी इलेक्ट्रॉन का मास ऊपर आ गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान नीचे आ गया। ये समय की तुलना हुई, जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो गिवन होता है, बताया गया, वो है 9.1 10⁻31 किलोग्राम, और जो प्रोटॉन का है वो है 1.67 10⁻27 किलोग्राम, है ना। ये तो आप जानते हैं, द्रव्यमान आप जानते हैं, दिया है, आप लगाइए, बुक से देखकर लगा दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब कहता है इसको मुक्त पतन से इसकी तुलना करिए, गुरुत्व त्वरण के अधीन अगर ये गति हो तो कैसा होगा। तो गुरुत्व त्वरण के अधीन अगर ये गति होगी तो क्या होगा, तो देखिए ये जो s है, ये s, ये कितना होगा, ये होगा 12g⁻², ठीक। तो यहाँ से जो समय आएगा वो कितना आएगा, समय वो आएगा 2s/g का वर्गमूल, ये समय आएगा। तो ये समय निकला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए, और ये निकला गुरुत्व त्वरण के अधीन गति के लिए। बात सीधी हो गई। तो ये सवाल था बस। इसके बाद उदाहरण नंबर 9 पर हम पहुंच रहे हैं। इसके बाद जाएंगे फिर हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अगला टॉपिक है हमारा। उदाहरण नंबर 9 पढ़ते हैं। दो बिंदु आवेश Q1 Q2 जिनके परिमाण 10⁻⁻8 हैं, प्लस माइनस हैं दोनों, एक दूसरे से 0.1 मीटर दूर रखे हैं। ABC पर विद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए। ये मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा अभी। उदाहरण नंबर 8 यानी 8वां उदाहरण हमने किया। अब करते हैं 9 नंबर। लिख देते हैं नंबर, इससे पहले उदाहरण का नंबर नहीं लिखा हमने, अब लिख देते हैं उदाहरण नंबर। शायद लिखा नहीं, मुझे याद नहीं है, खैर मैं लिख देता हूँ। उदाहरण ऐसे नंबर 9, ठीक। क्या बताता है, कहता है कि आवेश हैं दो जो 0.1 मीटर की दूरी पर हैं और इस प्रकार दिखाए गए हैं कि कोई बिंदु हैं ABC, उन पर विद्युत क्षेत्र बताना है। तो डायग्राम में देखो बताया जा रहा है, ये बनेगा एक बेसिकली समबाहु त्रिभुज। ऐसे देखो, ये बन गया, देखो
यहाँ, ठीक। और जो दूरी है ये मध्य बिंदु है 0.05 मीटर, ये दूरी बन जाएगी, ठीक। ऐसे ये बन जाएगी 0.05 मीटर, ये दूरी बन जाएगी ऐसे यहाँ तक, ठीक। 0.05 है ना, सही से लिख लेते हैं इसको, ऐसे हो गया। और ये जो दूसरी पूरी जो भुजा है ये भी बन जाएगी 0.05 मीटर, और ये दूसरे वाली जो एक और ये भी बन जाएगी 0.05 मीटर, इस प्रकार। और जो आवेश हैं वो इस प्रकार रखे गए हैं कि यहाँ पर रखा गया है धनात्मक आवेश, पॉजिटिव, और ये है Q। यहाँ पे रखा गया है ऋणात्मक आवेश, ये है -Q। अब बिंदुओं के नाम बताए गए A, B, C, यानी ये जो बिंदु है इस बिंदु को बताया A, और यहाँ से कुछ दूरी पर जो दूरी है वो है 0.05 मीटर, यहाँ पर लिया गया बिंदु B, और जो ये कोना है सबसे ऊपर का यहाँ लिया गया बिंदु C। तो सवाल पूछा गया कि ABC पर विद्युत क्षेत्र बताइए, ठीक है। अब करते हैं इसको हल। तो सबसे पहले निकाल देते हैं जो बिंदु A है, ABC पर निकालना है तो क्रम से निकालते हैं, पहले A पे, फिर B पे, फिर C पे। अब A पे देखते हैं पहले, तो EA लिख देता हूँ इसको मैं, ठीक। अब देखो कैसे, अब देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी तरफ होगा विद्युत क्षेत्र, और जो दूरी लगेगी वो 0.05 लगेगी। अब इसकी तरफ विद्युत क्षेत्र क्यों होगा A पे, क्योंकि अगर यहाँ पे A पे कोई धनात्मक आवेश रख दूँ तो उस पर बल लगेगा इसकी तरफ, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा, बल की दिशा, धनात्मक आवेश पर बल की दिशा तो नेगेटिव की तरफ होती है और पॉजिटिव से परे को होती है, दूर को होती है, तो ऋणात्मक आवेश की तरफ। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र बनेगा इसका, वो इसकी तरफ बनेगा। वो कितना होगा, वो होगा Q 0.05 का स्क्वायर, ठीक। अब इस धनात्मक आवेश का भी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र होगा, दो आवेश हैं, वो भी इधर को ही बनेगा, क्योंकि ये धनात्मक आवेश यहाँ रखे पॉजिटिव चार्ज को, एकांकी चार्ज को प्रतिकर्षित करेगा, तो भी इधर को ही बल लगेगा। तो एक और बन जाएगा KQ बाई 0.05 का स्क्वायर, ठीक। अब ये जो विद्युत क्षेत्र बनेगा ये इस तरफ को बनेगा, देखो ऐसे, ये बनेगा EA, ठीक। और इसका जो परिमाण होगा, जो इसकी वैल्यू होगी वो यहाँ से आ जाएगी। तो देखो सेम है तो 2 कर देंगे, डबल कर देंगे, 2KQ 0.05 का स्क्वायर, और जो Q है उसकी वैल्यू बताई गई, कितना Q बताया गया, Q का मान बताया गया 10⁻⁻8 कूलम। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक। तो इसका मान हमें यहाँ रखना होता है, ठीक। तो अगर मान रखें तो 2K का मान क्या है 9, 10⁻9, और Q का मान रखें तो पहला आंसर हमारा मिल जाएगा, ओके। अब करते हैं B पर, EB। अब देखिए B पे कैसे करते हैं। ये जो धनात्मक आवेश है इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इस तरफ को होगा, इसका E पॉजिटिव लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक। यानी पॉजिटिव से दूर जाता है विद्युत क्षेत्र, हम जान चुके। नेगेटिव का इस तरफ को होगा, नेगेटिव की तरफ को इधर को आएगा, तो ये हो गया E नेगेटिव। तो यानी देखिए ये विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशाओं में है तो माइनस होंगे। किसमें से कौन बड़ा होगा, कहता है जो पास वाला है वो बड़ा होगा, जो कम दूरी पर है वो बड़ा होगा, क्योंकि फार्मूले में जो दूरी है वो नीचे है और वो स्क्वायर में है, जो पास है उसका ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब E पॉजिटिव में से E नेगेटिव घटा दें तो पीछे की तरफ आएगा विद्युत क्षेत्र,
तो कितना होगा वो, ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव, ठीक, और जाएगा परे की तरफ, बी से परे की तरफ, है ना। अब वैल्यू डाल देते हैं के क्यू, ठीक। अब इसकी जो दूरी है प्लस वाले चार्ज कितनी है, 0.05, तो ये लगा देंगे 0.05 माइनस के क्यू, माइनस वाले की कितनी दूरी है, कहता है ये है 0.1 और ये है 0.05, तो कुल हो जाएगी 0.15, है ना। तो 0.15 ये, ठीक। तो कहता है कुल मिलाकर यही आंसर होगा। इसमें के का मान रखो, क्यू का मान रखो, क्यू का मान दे रखा है, ठीक। अब बात करते हैं सी की, ठीक है। ई सी, अब देखो माइनस वाले का या नेगेटिव चार्ज का फील्ड इस तरफ को होगा, ये होगा ई नेगेटिव की तरफ से, प्लस वाले का फील्ड उधर को होगा, ये होगा ई प्लस की तरफ से, ठीक। अब क्या करते हैं, यहाँ एक लाइन खींचते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को मिलाने वाली लाइन के समानांतर, और एक कोण मान लेते हैं। ये कोण हो गया, देखो समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण होगा 60, दूसरा भी होगा 60, और जो विद्युत क्षेत्र है उसके घटक बना देते हैं। तो यहाँ इसके जो घटक होंगे वो होंगे ई पॉजिटिव cos 60, और इसका भी इधर जाने वाला घटक होगा ई नेगेटिव cos 60, दोनों एक ही दिशा में जाएंगे। लेकिन जो इस लाइन पर लंबवत जो लाइन है, इस पर जो घटक होंगे वो क्या होंगे, वो विपरीत दिशाओं में होंगे, ई नेगेटिव sin 60, और इस पर जाने वाला ऊपर को होगा ई पॉजिटिव sin 60, ठीक। कहता है ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव परिमाण में बराबर हैं, क्योंकि जो दूरी है और जो आवेश के मान हैं वो एक जैसे हैं। तो इसका मतलब ये ई पॉजिटिव साइन 60, ई नेगेटिव साइन 60 एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक। तो कुल मिला के आएगा ई पॉजिटिव cos 60, ई नेगेटिव cos 60 जोड़ देंगे, एक ही दिशा में हैं, तो ये आएगा ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव, और इसके साथ आएगा cos 60। ई पॉजिटिव ई नेगेटिव परिमाण में बराबर हैं, क्योंकि आवेश वही हैं और दूरी वही है, तो लिख देंगे इसको 2 क्यू, और दूरी कितनी है दोनों में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कहता है ये है 0.1 मीटर, और इसका स्क्वायर कर देंगे और साथ में लिख देंगे cos 60। तो ये कैसा है, ये आ गया ई सी, हो गया। अब इसमें cos 60 का मान रख देंगे 1/2, के का मान रख देंगे, क्यू का मान गिवन है वो रख देंगे, 0.1 का स्क्वायर रख देंगे, तो आंसर आ जाएगा, ठीक। ये हो गया बेसिकली। इस प्रकार उदाहरण नंबर 9 में दो आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र निकाले गए अलग अलग बिंदुओं पर, ठीक है।